दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री, इसके द्वारा तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की गई है। तो तीसरी बार नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं। देख लेते हैं। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की गई है 2020 के लिए। ये जो तीसरी बार नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं, इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में कौन रहा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड के दौरान पहला प्राइज जीता गया है। यूपी के बाद राजस्थान सेकंड है और तमिलनाडु थर्ड है। अच्छा, ये नेशनल वाटर अवार्ड दिए क्यों जाते हैं? जिस स्टेट ने बेहतरीन कंजर्वेशन एफर्ट दिखाए हों वाटर के लिए, उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो तीसरी बार टॉप पे रहा है यूपी, सेकंड रहा है आपका राजस्थान, थर्ड रहा है तमिलनाडु। इंडिया का जो करंट वाटर रिक्वायरमेंट है वो 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। कितना? 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर। और कहा जा रहा है 2050 तक इंडिया का वाटर रिक्वायरमेंट 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो इंडिया जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है आने वाले समय में। इंडिया में वर्ल्ड की 18% से भी अधिक पॉपुलेशन रहती है, लेकिन अगर वाटर की बात की जाए तो सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज हैं इंडिया में। नेशनल वाटर अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो पहली बार नेशनल वाटर अवार्ड 2018 में अनाउंस किए गए थे। पर्पस क्या होता है? उन लोगों को या फिर इंस्टीट्यूशंस को या फिर डिस्ट्रिक्ट्स को या फिर स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट में। तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। 57 अवार्ड्स दिए गए हैं 11 कैटेगरीज में। कितनी? 11 कैटेगरीज में। यूपी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। वहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाए तो यूपी के ही मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ने बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जीता है नेशनल वाटर अवार्ड के दौरान। ये तो ऑल ओवर इंडिया लेवल की बात हो जी। अच्छा, नॉर्थ जोन में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप प्लेस हासिल किया है? तो पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर ने नॉर्थ जोन में पहली डिस्ट्रिक्ट का स्थान हासिल किया है। साउथ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन रहा है? तिरुवनंतपुरम। वेस्ट जोन में इंदौर रहा है और ईस्ट जोन में ईस्ट चंपारण रहा है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देख लीजिए आप, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। वाटर क्राइसिस की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको 4% वाटर रिसोर्सेज हैं और 17% या 18% से अधिक पॉपुलेशन इंडिया में है। 2018 जून में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें बताया गया था कि लगभग 60 करोड़ लोग यानी 600 मिलियन पीपल, जो कि इंडिया का 45% पॉपुलेशन होते हैं, वो वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। तो 60 करोड़ जो इंडिया की जनसंख्या है वो वाटर स्ट्रेस को फेस कर रही है। बाकी इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि 2030 तक इंडिया की 40% पॉपुलेशन जो है ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं कर पाएगी। इसीलिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया ताकि टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया सके। तो अगर ये 40% पॉपुलेशन जो है आपके वाटर रिसोर्सेज को एक्सेस ही नहीं कर पाएगी तो याद रखिएगा इंडिया की जीडीपी में 6% का डिक्रीज होगा सिर्फ वाटर क्राइसिस के कारण। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है एपिडा। एपिडा यूपी में क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब डेवलप कर रहा है। वाराणसी में इसने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब डेवलप किया, जिसकी वजह से जो यूपी का पूर्वांचल एरिया है उसमें जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनके एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। तो बस वही बात की गई है इस आर्टिकल में। एपिडा ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं यूपी के पूर्वांचल रीजन को एग्री एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनाने में। देखिए, वाराणसी में एग्री एक्सपोर्ट हब ओपन किया गया था किसके द्वारा? आपके एपिडा द्वारा। तो वाराणसी में ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब ओपन किया गया, इससे फ़ायदा ये हुआ कि पूर्वांचल में जो ये डिस्ट्रिक्ट थे आपके जितने सारे यूपी के पूर्वांचल में, ये अभी तक अछूते थे इंटरनेशनल मार्केट से। मतलब इंटरनेशनल मार्केट को टच ही नहीं किया था इन्होंने, चाहे वो आम हो इनके पास या कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो, इंटरनेशनल मार्केट में कभी नहीं पहुंच पाए। लेकिन वाराणसी एक्सपोर्ट जो हब बन गया एग्रीकल्चर का, इसकी वजह से अब वहाँ के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। एपिडा द्वारा लगभग 20,000 मीट्रिक टन एग्री प्रोडक्ट्स को जो है पूर्वांचल रीजन से एक्सपोर्ट किया जा चुका है लास्ट 6 महीने में। कितना? 20,000 मीट्रिक टन पिछले 6 महीने में ही एक्सपोर्ट कर दिया एपिडा ने। तो ये अपने आप में ही खास बात है। इसके अलावा बात की जाए तो 5,000 मीट्रिक टन, जिसमें से फ्रेश फ्रूट गया है। कितना? फ्रेश फ्रूट गया है आपका 5,000 मीट्रिक टन। उसके अलावा 15,000 मीट्रिक टन अनाज गया है। तो ये सिर्फ गया है पूर्वांचल रीजन की बात की जाए। इन कंट्रीज़ में गया है, वियतनाम, गल्फ नेशन, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी गया हो, डजेंट मैटर। फिर भी आपको याद रखना है वाराणसी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब।
बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है यूपी के जो पूर्वांचल रीजन में है उनको डेवलप करने में। फर्स्ट टाइम वाराणसी से ये सब गया है, ये तो आपसे नहीं पूछेंगे। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया के एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना है, तो वो सारे फैक्चुअल डाटा देख लीजिए आप। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 2022 तक जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो $60 बिलियन होगा। कितना? $60 बिलियन होगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। कब तक? 2022 तक। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका कहना है कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड का पार्ट कितना है? 11%। तो टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का 11% आता है एग्रीकल्चर से। बाकी 2015-16 से 2019-20 तक जो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड का जो एक्सपोर्ट है वो $17.8 बिलियन से बढ़कर $20.65 बिलियन के आसपास हो गया है। इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट की बात की जाए तो बासमती राइस हालांकि टॉप कमोडिटीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पाइक देखा गया है नॉन बासमती राइस में। इस समय टॉप कमोडिटी कौन सी एग्रीकल्चर की? नॉन बासमती राइस। सेकंड नंबर पे आता है बासमती राइस, थर्ड आता है बुफेलो मीट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ आप देख सकते हैं 2020-21 के दौरान नॉन बासमती राइस जो है $4.8 बिलियन का गया, जो कि 5 वर्ष पहले मात्र $2.7 बिलियन का जाता था। उसके अलावा जो बुफेलो मीट है वो भी ऑर्गेनिक होता है नेचर में, और ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे बुफेलो मीट जाता है। तो टॉप 3 एग्रीकल्चर कमोडिटीज कौन है जो एक्सपोर्ट होती है? नॉन बासमती राइस, फिर बासमती राइस, फिर बुफेलो मीट। ये 3 है टॉप। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं टॉप 10 कमोडिटीज के विषय में। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इसको लॉन्च किया गया है ताकि फार्मर्स और बी कीपर्स को सपोर्ट किया सके हनी की प्रोसेसिंग में। KVIC के चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने देश का पहला यानी इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिरोरा विलेज है वहाँ पर। तो ये देख लीजिए मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बढ़िया सी पिक बनी है। तो ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च की है? पहली बात तो इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। गाजियाबाद यूपी, सिरोरा जो आपका क्या है गांव है वहाँ पर। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर काम करेगी। KVIC के जो KVIC का मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर खुद से बनाई गई है 15 लाख की लागत से, यानी बाहर से नहीं बनाई गई है। ये जो आपकी मोबाइल वैन है ये 300 kg यानी 300 किलोग्राम हनी को प्रोसेस कर सकती है मात्र 8 घंटे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ड्रीम है स्वीट रिवॉल्यूशन, जो कि हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बाकी हनी मिशन की बात करें तो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा 1.60 यानी 1,60,000 के आसपास बी बॉक्सेस पूरे देश में क्या किए गए हैं? डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसकी वजह से 40,000 लोगों को रोजगार मिला है। और उसके अलावा आपने अपायरी ऑन व्हील्स पढ़ा होगा। अपायरी ऑन व्हील्स किसने लॉन्च किया था? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था नागपुर में। वो भी किसका इनिशिएटिव था? KVIC का। क्यों भैया लॉन्च किया था? लिविंग बीज को यानी जीवित मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के अपायरी ऑन व्हील लॉन्च किया था। इंडिया का एक्सपोर्ट देख लिया जाएगा अगर सिर्फ हनी का तो 60,000 मीट्रिक टन होता है, जिसकी वजह से 716 करोड़ रुपए मिलते हैं। और हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है यूनाइटेड स्टेट को। अगर ऑर्गेनाइज एक्सपोर्ट की बात की जाए यानी संगठित निर्यात की, तो पहली बार 1996-97 हमने हनी को एक्सपोर्ट किया। इंडिया के रैंक हनी एक्सपोर्टर लिस्ट में 8वें या फिर 9वें प्लेस पे आती है। सबसे ज़्यादा चाइना करता है, याद रखिएगा। नेशनल बी कीपिंग मिशन या फिर हनी मिशन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में लॉन्च किया गया। नेशनल बी बोर्ड, इसके द्वारा ये जो आपका नेशनल बी कीपिंग मिशन है इसको 2020 से 2023 तक के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो 3 वर्षों का है नेशनल बी कीपिंग मिशन यानी नेशनल हनी मिशन। 3 वर्षों में 500 करोड़ खर्च किए जाने हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इसको। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देखते हैं। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जारी हो गया है नेशनल इनकम 2021-22 का। देख लेते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात कर लेते हैं। पहले 2005 में रंगराजन कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हाल ही में इसने फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जारी कर दिए हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के। ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जारी किया गया है कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे दोनों पे जारी किया गया है। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ GDP यानी GDP का जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है इसकी शुरुआत हुई 2016-17 से। प्री बजट एक्सरसाइज के तौर पर इसको अपनाया गया यानी बजट से पहले इसको रिलीज किया जाता है। देख लेते हैं हम लोग रियल GDP जिसको हम कांस्टेंट प्राइस पे GDP कहते हैं 2021-22 के लिए।
एस्टिमेटेड है कि 147.54 लाख करोड़ रहेगी। कितनी? 147.54 लाख करोड़ होगी, जो कि प्रीवियस प्रोडक्शन से काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये फैक्चुअल डाटा हमें नहीं रखना चाहिए याद, हमें ये रखना चाहिए कि कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 9.2%, जो कि लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 7.3%। तो कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 9.2% और करंट प्राइस पे रहेगी 17.4%। करंट प्राइस हमेशा प्रीवियस ईयर से लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो जाता है। तो 9.2% आपकी कांस्टेंट और 17.4% करंट। उसके अलावा जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका डाटा जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। इसमें ब्रॉड सेक्टर्स को अपनाया जाता है, जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। यूज बेस्ड सेक्टर अलग होते हैं, जैसे बेसिक गुड, कैपिटल गुड्स अलग से। बेस ईयर क्या है IIP का? 2011-2012। उसके अलावा हमारा आता है 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज का डाटा जो है DPIIT के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा जारी किया जाता है। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो वेटेज है 40.27% है। अगर वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी का, लास्ट में है आपका फर्टिलाइजर, सेकंड नंबर पे है सीमेंट। आप वेटेज वाइज देखना चाहें तो देख लीजिए आप, रिफाइनरी का वेटेज है 28% और वहीं फर्टिलाइजर का है मात्र 2.63%। 8 जो सेक्टर है इनका 40.27% वेटेज है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, जो हमारे स्टील मिनिस्टर हैं वो NMDC आयरन ओर माइंस के प्लांट पे गए। कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। क्योंकि जो कर्नाटका का प्लान है वो 100 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी पे पहुंच चुका है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टील श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उसके अलावा फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। 7 मीट्रिक टन पर एनम जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको बनाने के लिए, कहाँ पर? कर्नाटका में। तो NMDC का प्लांट है। अब बेसिकली ये सवाल नहीं पूछते हैं, बस इतना पूछेंगे, अगर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जैसे बैंकिंग एग्जाम में पूछते हैं तो NMDC के प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी है? कर्नाटक में, ठीक है। तो 7 मीट्रिक टन पर एनम ये NMDC के प्लांट की कैपेसिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील विजन 2030 लॉन्च किया है और हमें मेन यही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए ये मैंने न्यूज़ ली है। नेशनल स्टील पॉलिसी की बात की जाए 2017 में आई थी। 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी जो कि स्टील सेक्टर को टारगेट करती है। नेशनल स्टील पॉलिसी का टारगेट ये था कि 2030-31 तक इंडिया में क्रूड ऑयल का कैपेसिटी 300 मीट्रिक टन हो। 300 मीट्रिक टन हो, याद रखिएगा। सॉरी, ये मिलियन टन है, मीट्रिक टन नहीं, 300 मिलियन टन हो। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देखते हैं आगे क्या है। बाकी पर कैपिटा जो कंजप्शन है स्टील का वो 2030-31 तक 60 kg करना है। अभी कितना था 2017 में? 69 kg। तो बस याद रखिएगा 160 kg करना है। बाकी आप देख लीजिए 2021 जो है 30-31 तक ये जो एलॉय वगैरह हम लोग बनाते हैं, यानी हाई ग्रेड जो ऑटोमेटिव स्टील होता है, इसकी डिमांड जो है इंडिया में बहुत बढ़ रही है। हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके डिमांड को फुलफिल करना है और जो इम्पोर्ट है उसको रिड्यूस करना है। कोकिंग कोल का हम लोग इम्पोर्ट करते हैं स्टील सेक्टर के लिए, उसको 50% क्या करना है? रिड्यूस करना है। बाकी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो डोमेस्टिक और स्टील प्रोडक्ट के हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। ग्लोबल लीडर बनाना है इंडिया को रॉ स्टील के मामले में। लास्ट आर्टिकल है मेरे ख्याल से मनसुख मांडव्य जी, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस किया है कि जो यूरिया और DAP का प्रोडक्शन होता है, डाई अमोनियम फास्फेट का, इनका प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा होना चाहिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा यूरिया और DAP का प्रोडक्शन करवाने के लिए एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। उसको हेड किया है श्री मनसुख मांडवी जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, नाबार्ड जैसे एग्जाम में तो यही पूछ लेते हैं। मिनिस्टर ने कहा कि भैया एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें उसका फ्यूचर ग्रीन होना चाहिए, इसीलिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना चाहिए। जो 2021 का 15 अगस्त था उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। इंडिया को ग्लोबल हब बनाना था ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में। मिशन का पर्पस क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया है फर्टिलाइजर जो ये मनसुख मांडवी जी ने कहा है वो कहा है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले आप फर्टिलाइजर पढ़ लीजिए। इंडिया का जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है 2020 में 61 मिलियन टन था, जिसमें से 55% सिर्फ यूरिया थी। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? 46%, याद रखिएगा।
तो 61 मिलियन टन जो है क्या हुआ, फर्टिलाइजर कंजन हुआ इंडिया में, जिसमें से 55% यूरिया थी। तो 5 मिलियन टन और बढ़ जाएगा इस बार, ये कहा गया है। नॉन यूरिया जो है यानी DAP वगैरह हुआ, वो महंगा होता है थोड़ा, तो लोग क्या करते हैं, यूरिया यूज़ कर लेते हैं। तो यूरिया जो है इस समय इंडिया में बहुत यूज़ हो रहा है और रन ऑफ के कारण पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है कंट्री का 42 टू 45 मिलियन टन है। तो बाकी जो हमारा 18 मिलियन टन है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड कितनी है, 61 मिलियन टन के आसपास। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन ये होता है कि जब हम हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं जो सोलर या विंड से बनाई गई हो। यानी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए अगर हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना करें तो वो हो जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। बाकी इलेक्ट्रोलिसिस तो कॉमन वही है प्रक्रिया, आपको पता ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।